ये दिन उन लोक सेवकों को समर्पित है जो देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं, साथ ही नीति निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये दिवस पहली बार 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। हालांकि इसका इतिहास बहुत पुराना है, मगर हमारे देश में ये दिन प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। जानते हैं सरदार पटेल के नागरिक सेवाओं के राष्ट्र निर्माण के घटक के रूप में हम उन्हें जानते हैं। इस दिन केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को उनके द्वारा वर्ष भर में किए गए असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित भी किया जाता है। इस दिन अधिकारी आने वाले साल की योजनाओं पर विचार करते हैं और उन पर अपने अनुभवों के आधार पर विभिन्न मत को भी रखते हैं। इस अवसर पर हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के ऐसे ही असाधारण कार्यों के लिए चर्चा में रहने वाले व्यक्तित्व। लेकिन उनसे पहले कि मैं आपका परिचय उनसे कराऊं, पहले सुनते हैं देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संदेश जो कि आज उन्होंने दिया है। हमें एक और बात हमेशा ध्यान रखनी है, 100% सैचुरेशन के लिए हमें इससे भी अधिक मेहनत की, इनोवेटिव समाधानों की पल पल जरूरत पड़ेगी। अब जैसे डिजिटल इंडिया का इतना व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उपलब्ध है, इतना बड़ा डेटा सेट हमारे पास है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हर विभाग अपने अपने हिसाब से वही जानकारी, क्लियरेंस, इन्हीं सब कामों में चला जाता है। हमें इनके सॉल्यूशन निकालने ही होंगे। तो चलिए कराते हैं हमारे मेहमान से आपका परिचय। अपने असाधारण कार्यों के लिए चर्चा में रहने वाले लोक सेवक आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। विभिन्न जिलों से बतौर आईपीएस सेवा दे चुके हैं और अब हम उन्हीं की जुबानी सुनना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सवाल ये कि डॉक्टर एक ऐसी उपाधि है जो अपने आप में परिपूर्ण है, और जब आप उस मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां पर आपके पास रोजगार की पर्याप्त संभावनाएं थी, फिर लोक सेवा की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से 99 से 2005 में एमबीबीएस किया और भारत के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज एम्स न्यू दिल्ली से 2006-2009 में एमडी साइकेट्री किया। मेडिकल एजुकेशन के बाद हॉस्पिटल में हम डेली 30-40 मरीज देखते हैं, लेकिन उनके जीवन में संपूर्ण बदलाव तभी ला सकते हैं जब फील्ड में लाके काम करें। बीमारी का मेडिकल एक एस्पेक्ट है, कल्चरल, एनवायरमेंटल, फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है। यदि हम बीमारी को पूरी तरह से आदमी के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आईएएस, आईपीएस काफ़ी अच्छी सर्विसेज है। सर्विसेज हर जगह है, आप डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर कहीं भी रह के देश की सेवा कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज में रह के आपका रीच बहुत बड़ा रहता है। आपके छोटे छोटे डिसीजंस लाखों लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क लाते हैं। आप एक ग्राउंड लेवल से आप चीज़ों को लर्न करते हैं कि सरकार कैसे काम करती है, आदमी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, सब में काम करते हैं। मैंने 2012 में सिविल सर्विस एग्जाम दिया और उसमें मुझे इंडियन पुलिस सर्विस छत्तीसगढ़ काडर एलोकेट हुआ। छत्तीसगढ़ काडर में रह के मुझे नक्सल और शहरी पुलिसिंग दोनों में करने का मौका मिला और अपने इनोवेटिव मेथड से निश्चित रूप से मैं लोगों की कुछ सेवा कर पाया हूं, इसका मुझे संतुष्टि है। जी सर, ये जानना चाहेंगे कि एक डॉक्टर जो ऑलरेडी शादीशुदा भी है और जैसे कि आपने कहा कि मुझे डॉक्टरी के प्रोफेशन को छोड़कर लोक सेवा में जाना है, तो किस तरह का रिस्पॉन्स था घर का? घर में निश्चित रूप से लोग चिंतित थे क्योंकि यूपीएससी एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। 2005 में मैंने एमबीबीएस कंप्लीट की थी, 2013 में 8 साल बाद तैयारी करना, क्योंकि यूपीएससी बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट्स की उसमें मल्टी लेवल एग्जाम है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू, सीटें कम है। निश्चित रूप से घर वालों को एक चिंता थी, लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि यदि हम डेडिकेशन के साथ करते हैं तो घर वालों को मालूम चलता है कि आपके क्या चॉइसेस हैं। घर वाले हमेशा आपको बैक करते हैं और मेरी मेहनत था, एक ही अटेम्प्ट मेरे पास था, उस अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे आईपीएस मिला। और डॉक्टरी मैंने छोड़ी नहीं है। जब मैं दंतेवाड़ा में था तो 200 से ज़्यादा मेडिकल कैंप मैंने और मेरी पत्नी ने किए। मेरी पत्नी भी डॉक्टर हैं, जिससे कि एक समय था दंतेवाड़ा में कि जब पुलिस फोर्स आती थी तो गांव के गांव खाली हो जाते थे, पुलिस के ऊपर छेड़छाड़, मारपीट के आरोप लगते थे, लेकिन हमारी फॉर्स पुलिस के कारण जनता और पुलिस के बीच में जो गैप है वो कम हुआ।
जब मैं दंतेवाड़ा से दूर गया तो लोगों ने कहा कि मेरी भाषा सरल है तो लोग मेरे से डरेंगे नहीं पुलिस का। तो मैंने ये चीज़ देखा कि डर जो है वो कानून का होना चाहिए, डर जो है वर्दी का होना चाहिए, एक आदमी का नहीं होना चाहिए। और यदि हम भाषा अपनी सरल रखेंगे और कानून के साथ काम करेंगे तब भी हम प्रभावी हो सकते हैं। 21st सेंचुरी में हम आ गए हैं। पुलिस के साथ लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारी भाषा जो है लोग शिकायत करते हैं कि भाषा अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, पुलिस टाइम पे कंप्लेंट नहीं लिखती। तो निश्चित रूप से सॉफ्ट पुलिसिंग का अपना एक अहम योगदान है और हम लॉ को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करें, भाषा सरल रखें, इससे भी फर्क लाया जा सकता है। जी, आपने ये बहुत खूबसूरती के साथ प्रयोग में लाया भी, और हमने देखा कि एक जो डर था वो भी अब कहीं कहीं पर खत्म हो रहा है और आप खुद ही ऑन रोड ड्यूटी पर निकल जाते हैं, जबकि आप अधीनस्थ कर्मचारियों से कह सकते हैं कि वो चेकिंग पे रह जाएं, लेकिन हमने बहुत सारे वीडियोस में देखा है जहां पर आप खुद चेकिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तालमेल आम जनता के साथ तो बैठ रहा है। सर, इससे पहले कि उस डर के बारे में हम बात करें, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक लोक सेवक की सेवाओं के दौरान कैसी भूमिका होनी चाहिए आपकी दृष्टि में? लोक सेवक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जनता की, नाम ही सेवक है, जनता की सेवा के लिए हमें रिक्रूट किया गया है। हम जनता के साथ संवाद रख पाएँ, उनकी समस्याओं को सुन पाएँ। इसीलिए मैंने अपना पर्सनल नंबर 7898815399 पहली बार पब्लिक किया। लोग अपनी समस्याओं को मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से बताते हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि उस आदमी के लिए अर्जेंट होती है, हमारी सुनते हैं और तत्काल उसका निराकरण करते हैं। तो जनता में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ता है। और एक बार लगातार हम फीडबैक, बहुत ज़रूरी है, हमने थानों में अपना QR कोड लगाया है, उसके थ्रू लोग फीडबैक भेज सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फीडबैक भेज सकते हैं। एक बार पुलिसकर्मियों को ये मालूम चला कि पुलिस अधीक्षक के पास लोगों का फीडबैक पहुंच रहा है तो निश्चित रूप से वो अपना आचरण में भी सुधार लाते हैं। सर्विस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 21st सेंचुरी पुलिसिंग में लोगों को कानून के बारे में जागरूकता लाना, सही चीज़ों को पुलिस द्वारा सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा प्रमोट करना, ये बहुत ज़रूरी है। लगातार जनता और पुलिस के बीच संवाद जरूरी है कि जो हमारी गलतियां हैं वो जनता से हमें मालूम चले, जनता की अपेक्षा हमें मालूम चले। निश्चित रूप से पुलिस तभी प्रभावी हो पाएगी जब वो जनता के लिए, जनता की मदद से पुलिसिंग करे। यही कारण है कि हमने अपना नंबर, हेल्पलाइन लगातार जनता के साथ हम शेयर कर रहे हैं, जिससे कि वो हमारे आंख और कान के रूप में काम करते हैं। जब भी कोई गैर कानूनी काम उनकी आंखों के सामने होता है वो उसका तुरंत जो है वो हमें भेजते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि युवाओं के बीच में नशा, युवाओं के बीच में ऑनलाइन एडिक्शन, ऑनलाइन बेटिंग, बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे कि लोग प्रताड़ित रहते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को, युवाओं को हमें पॉजिटिव चीज़ों से जोड़ने की ज़रूरत है। तो पुलिस का एनफोर्समेंट के साथ एक एजुकेशनल रोल भी है। हम लोगों को साइबर क्राइम्स के बारे में अवेयर करें, महिलाओं के क्राइम के बारे में, बच्चों के क्राइम के बारे में। शासन ने बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर रिलीज किए हैं, उसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए, क्योंकि जिससे कि जनता की समस्याओं का निराकरण हो सके। जनता के अंदर ये भाव आए कि पुलिस जो है, उन्हीं में से रिक्रूट होकर लोग पुलिस में गए हैं और पुलिस उनकी सहायता के लिए एक एजेंसी के रूप में काम करे। जी सर, एक सवाल ये भी है मन में कि आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और अपराधियों को बताते हैं कि अपराध में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, और जब हमने देखा कि अपराधियों में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, खासतौर पर आपके एरिया में हमने देखा कि अपराधी बहुत मोल्ड हुए हैं, साइकोलॉजिकल जो आपने बदलाव किया है, तो ये ख्याल कैसे आया कि इनकी साइकोलॉजिकली इनके दिमाग में कुछ डाला जाए और इन्हें चेंज किया जाए? ये ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में? मैंने देखा कि एक बार कोई चोरी के अपराध में जेल जाता है, जो बाहर निकलता है जेल से कुछ नई चीजें सीख के निकलता है और वो दोबारा क्राइम करता है। एक ही व्यक्ति बार बार क्राइम कर रहा है। तो जरूरी है हमें कि हम क्रिमिनल को रिफॉर्म करें, हम क्राइम से हेट करें, क्रिमिनल से नहीं। जब वो बाहर निकलता है तो उसको रिहेबिलिटेशन के लिए काम करें। हम सारे क्रिमिनल्स की, क्यों उसने क्राइम किया, किस परिस्थितियों में किया, यदि हम क्राइम को समझेंगे तभी हम क्राइम के खिलाफ इफेक्टिव रेमेडी, इफेक्टिव सॉल्यूशंस जो है वो जनरेट कर पाएंगे। इसीलिए सारे क्रिमिनल्स की पर्सनल काउंसलिंग और बहुत जरूरी है फैमिली काउंसलिंग। सामाजिक आंदोलन की जरूरत है और सोशल इन्फ्लुएंस तभी आता है जब हम उसको जनता के सामने मीडिया के थ्रू लाते हैं। लोगों को मालूम चलता है कि क्राइम की दुनिया में हो सकता है कुछ शॉर्टकट्स पे कुछ तुरंत फायदा दिखे, लेकिन अंत जो है क्राइम का, उसके बहुत ही खराब कंसिक्वेंसेज हैं उनको, क्रिमिनल के लिए और उसके परिवार के लिए। परिवार के ऊपर भी काफ़ी बीतती है जब उनका कोई परिवार सदस्य जेल में जाता है, लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो हम, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग
इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे स्मोकिंग करते हुए फोटो डाल रहे हैं, चाकूबाजी करते हुए फोटो डाल रहे हैं और लोग उसको लाइक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वेब सीरीज भी है, मूवीज भी है, उसमें कहीं ना कहीं क्राइम को थोड़ा पॉजिटिव पोर्ट्रेयल कुछ लोग उसको उस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। तो जरूरी है कि समाज में सही चीज को हम पॉजिटिव पोर्ट्रेयल करें, हम दिखाएं कि क्रिमिनल और क्राइम का क्या कंसिक्वेंसेज है। हो सकता हम उसको मीडिया के थ्रू, मूवीज के थ्रू मिस इंटरप्रेट ना करें। मूवीज में भी एंड में क्रिमिनल्स का नुकसान ही दिखाते, लेकिन कहीं ना कहीं स्मोकिंग, कहीं ना कहीं वेपन, उसको कुछ लोग को पॉजिटिवली इंटरप्रेट करते। तो हम लोगों ने जनता को अपना नंबर दिया, पब्लिक किया, और जो भी वीडियोज इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, ट्रैफिक वायलेशंस के लगाते हैं, वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने लगे। तो ये जो हमने उसका फिर पीसी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये क्यों गलत है, क्या इसके लीगल कंसिक्वेंसेज है, और इसका काफ़ी सुधार आया। समाज में लोग दबाव डालने लगे, और जो बच्चों के अंदर जो एक रोमांटिज्म था एडिक्शन को लेके और क्राइम को लेके, वो भी काफ़ी कम हुआ। जी सर, ये जानना चाहते हैं, क्योंकि लोक सेवा की पढ़ाई आपने की है और काफ़ी मेहनत इसमें लगती है, बहुत सारे लोगों का फोकस शुरू से होता है जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। आपने 8 साल बाद ये निर्णय लिया कि आपको इस फील्ड में आना है, तो ये जो तैयारी थी वो किस तरह की तैयारी थी, या फिर जो छात्र इस फील्ड में आना चाहते हैं उन्हें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे ये क्लियर किया है, तो हम चाहेंगे कुछ मार्गदर्शन जरूर हमारे दर्शकों को दें। बच्चों को बहुत जरूरी है कि क्लास 6 से ही लेके आप कोई भी यूपीएससी या पीएससी की तैयारी शुरू करता है तो एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करता है। एनसीईआरटी बुक में सस्ती किताबें हैं, 10 से 20 रुपए की किताबें आती हैं। हम शुरू से एनसीईआरटी किताबों को ध्यान से पढ़ें, हम एक क्रिटिकल रीजनिंग डेवलप करें, ये चीज़ क्यों हुआ, इसके क्या कंसिक्वेंसेस थे, इस क्या और हो सकता था, अल्टरनेटिव मॉडल क्या था, उसके क्या फ़ायदे हो सकते थे। हम अपनी हैंडराइटिंग सुधारें, क्योंकि हैंडराइटिंग हमारे फेस की तरह होता है, क्वेश्चन आंसर शीट में वो दिखता है। हैंडराइटिंग सुधारें, हम अपनी हैंडराइटिंग की स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि एग्जाम में आप जितना ज़्यादा लिख पाएंगे उतना फ़ायदा रहेगा। हम हर टॉपिक के ऊपर 100 शब्दों में कैसे लिखना है, 200 शब्दों में कैसे लिखना है, 1000 शब्दों में कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग का अपना एक स्किल बनाएं। हम जब भी कोई चीज़ के बारे में लिखें, हम सोचें कि उसको हम खुद पढ़ के अपने आप को एग्जामिनर समझें कि इसको और अच्छी तरह हम कैसे लिखा जा सकता था। न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालें, उससे देश की, विदेश, पॉलिटिक्स, सब चीज़ को जानकारी उससे मिलती है। बुक रीडिंग बहुत ही अच्छी हैबिट है, जितनी ज़्यादा हम किताबों में पढ़ने की आदत डालेंगे तो हमारी रीडिंग स्पीड भी बढ़ती है, कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ता है, वोकैबुलरी भी बढ़ता है। किसी सब्जेक्ट को कम ना आके, वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, मैथ्स हो, हर चीज़ जो पढ़ी हुई है वो आगे काम आएगी। वैसे ही ग्रेजुएशन में है, जब लोग स्कूल से कॉलेज की तरफ जाते हैं तो ग्रेजुएशन को काफ़ी हल्के में लेते हैं। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। मैंने मेडिकल साइंस 2005 में कंप्लीट किया, लेकिन 2012 में जब मैंने एग्जाम दिया तो मेडिकल साइंस मेरा ऑप्शनल था, साइकोलॉजी मेरा अपना ऑप्शनल था। यदि आपके अपने ऑप्शनल पे पकड़ अच्छी है तो तैयारी जल्दी हो जाएगी। यदि आप कोई नया ऑप्शनल ढूंढेंगे तो उस पर समय ज़्यादा लगेगा। बहुत ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें, पहले सिलेबस देखें, या तो हम पूरी मेहनत से तैयारी करें या ना करें। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एम्बिगुअस रहते हैं, हमें करना है नहीं करना है, और उसमें काफ़ी लंबा समय आप खराब कर देते हैं। हर फेलियर आदमी को थोड़ा कमज़ोर बनाती है, तो आदमी को तैयारी इस तरह करना चाहिए कि हम जल्दी निकल जाएं, जिससे कि प्रोडक्टिव ईयर्स भी हमारे लॉस्ट ना हो। यदि हम मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है, किसी को पहले अटैम्प्ट में, किसी को दूसरे में, किसी को तीसरे में। इसीलिए यूपीएससी ने जनरल में 6 अटैम्प्ट और बाकी लोगों को 9 अटैम्प्ट दिए हैं। जो भी लोग तैयारी करते हैं, ज़्यादातर लोग निकल जाते हैं। यदि वो यूपीएससी में नहीं निकलते तो पीएससी में, बैंक्स में, सीएपीएफ में काफ़ी सारे एवेन्यूज़ रहते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम एक प्रोसेस में सीखते रहें, कभी भी नेगेटिव ना हो। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है तैयारी के बीच में डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, कुछ लोग पीएमटी की तैयारी में, कुछ आईआईटी की तैयारी में, कुछ यूपीएससी की तैयारी में, कुछ लोग कॉलेज जाने के बाद। बहुत ज़रूरी है जब हम स्कूल से कॉलेज में ट्रांजिशन होता है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है। काफ़ी बच्चे नशे के चक्कर में फंस जाते हैं, काफ़ी लोग जो है समय अपना व्यर्थ करने लग जाते हैं। यदि हम पहले 25 साल अपने करियर को देंगे तो निश्चित रूप से अगले 50 साल जो हमारे हैं वो काफ़ी एक अलग कर्व रहेगा, पॉजिटिव कर्व रहेगा। मैं सभी युवकों से यही अपील करूंगा कि वो डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन इसको फॉलो करें, एक अपना स्लीप शेड्यूल अच्छा रखें, अपना फूड शेड्यूल अच्छा रखें, क्योंकि काफ़ी लोग जो है बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि लगातार बीच में कोरोना का था, बाकी चीज़ें हैं। आज के दिन में ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अपने को फिजिकली और मेंटली फिट रखना बहुत ज़रूरी है। सभी युवकों को कोई ना कोई हॉबी डेवलप करना चाहिए, या तो कुछ बुक रीडिंग करें, म्यूजिक के साथ रखें, आर्ट रखें,
कम से कम सभी व्यक्तियों को आधा एक घंटा जो है फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। वॉकिंग करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि मेंटल फिटनेस बहुत ही बड़ा इशू है। क्योंकि बहुत तेज़ी से समाज में एंजाइटी, डिप्रेशन, और जब तक हमारे यूथ मजबूत नहीं होंगे हमारा देश मजबूत नहीं होगा। अभी भी हमारे कंट्री में मीडियन जो एज है वो 28 ईयर्स है। यूथ का हमारा देश है। 140 करोड़ की आबादी में आप समझ सकते हैं करीब 45 करोड़ लोग जो हैं वो 30 साल से नीचे, एवरेज हमारा 28 ईयर्स है। और निश्चित रूप से यदि सभी युवा पूरी मेहनत से अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेंगे तो हमें अगला सुपर पावर बनने से दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। जी सर, आपने कहा कि हॉबीज पर भी हमें फोकस रखना है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? मुझे किताब पढ़ना बहुत पसंद है, और दूसरा काउंसलिंग, क्योंकि मैं साइकियाट्रिस्ट भी हूँ। करीब 200 से 250 लोग मेरी काउंसलिंग में हैं, जो लगातार जब भी समय मिलता है रात में या मॉर्निंग में आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि 3 साल मैंने एम्स जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से साइकियाट्री में पढ़ाई की है। तो पढ़ाई व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। डेली 4 से 5 लोग मेरे पास आते हैं जिनको फ्री ट्रीटमेंट मेरे द्वारा दिया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है। जनता के लिए किया हुआ काम से ज़्यादा संतुष्टि कुछ नहीं मिलती, और मैं लकी हूँ कि मुझे 2 सेवाओं का मौका मिला, एक मेडिकल सेवा और एक पुलिस सेवा। और निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कॉकटेल है ये। मेरी MBBS पढ़ाई के कारण मुझे कंपैशन, एम्पैथी वाली चीज़ें आई हैं, जबकि साइकियाट्री में मैंने काउंसलिंग करना, इंटरव्यू लेना, लोगों की बात सुनना, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और आदमी को एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोगों की सुनेंगे तभी उनकी समस्याओं को आप समझ पाएंगे। लाइफ में लिसनिंग और ऑब्जर्वेशन, यदि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो आदमी इन 2 चीज़ों को यदि कर पाता है तो वो काफ़ी उसकी मैच्योरिटी बढ़ती है, और वो चीज़ों को बहुत परिपक्व होके जो है समझ पाता है। जी, हालांकि जिन पदों पर आप पहुंचे हैं वो काफी मेहनत और संघर्ष भरे रहे हैं, MBBS, MD और उसके बाद फिर अभी IPS ऑफिसर। सर, इतने सारे पदों पर होने के बावजूद हमने देखा है कि आप चाय के ठेले के पास भी चले जाते हैं। एक चाय वाले ने आपको कहा गुड़ की चाय पी लीजिए, तो आपने वहां पर भी चाय पी ली। तो इस तरह से आप क्या जनता को इस तरह का संदेश दे रहे हैं कि पुलिस और लोगों के बीच का जो दूरी है वो कम की जा सकती है? क्या इसका मकसद है? मैं खुद भी सामान्य परिवार से बड़ा हुआ हूँ। मैंने सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय में पूरे टाइम पढ़ाई की है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एजुकेशन लिया है। शासन के ही पूरे बजट से मेरी पढ़ाई हुई है। जनता के लिए हम रिक्रूट हुए हैं, जनसेवक हैं। जनता के साथ यदि जाके बातचीत करते हैं, जनता के मन में क्या चल रहा है वो बात समझ में आती है। जनता और पुलिस के बीच में जो गैप है वो ख़त्म होता है। और यदि एक SP ही जाके सामान्य जनता से बात करता है तो जो बाकी पुलिसकर्मी हैं उनके अंदर भी ये बात आती है कि हमें जनता की बात सुननी है। और यदि हम जनता के साथ ही संवादहीन हो जाएंगे तो हमारा कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, और हम सही समस्याओं को कभी समझ नहीं पाएंगे। और हर व्यक्ति से कुछ सीखने को मिलता है। जितना हम लोगों से बात करते हैं उतना हमें समाज के हर पहलू के बारे में मालूम चलता है। समाज किस तरफ जा रहा है उसके बारे में समझ आती है। और आदमी की जब तक हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे हम उसके दिल की बात, भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। तो एक ठेले वाले से लेके एक क्रिमिनल से जब आप एक आत्मीय संवाद करते हैं तो उसका एक अलग नतीजा निकलता है और एक अलग संतुष्टि मिलती है। जी, कुछ सवाल और हैं जो हम आपसे करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं संदेश के वो अंश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज दिए हैं। क्यों? जब समय सीमित हो तो ये तय करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी दिशा क्या होगी, हमारी कार्यशैली क्या होगी। आज चुनौती ये नहीं है कि आप कितने एफिशिएंट हैं, बल्कि चुनौती ये तय करने में है कि जहां जो डेफिशिएंसी है वो कैसे दूर होगी। अगर हमारी दिशा सही होगी तो एफिशिएंसी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर डेफिशिएंसी होगी तो हमें वो परिणाम नहीं मिलेंगे जिसके लिए हम प्रयास कर। और अब फिर बढ़ते हैं सवालों की तरफ, और अगला सवाल ये होगा कि आज कई लोक सेवकों के विरुद्ध न्यायालय में मामले लंबित हैं, तो इसका क्या कारण है? निश्चित रूप से काफ़ी लोक सेवक जो हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कुछ लोगों के ऊपर इनडिसिप्लिन के आरोप लग रहे हैं। कोई ना कोई हमारे ऊपर जब भी कोई दाग लगता है
तो निश्चित रूप से उन तैयारी करने वाले लोगों के मन में एक डाउट आता है। जो 140 करोड़ की जनता है जो हमें एज ए हीरो मानती है, जो मानती है कि हम यूपीएससी जैसे स्ट्रिंजेंट एग्जामिनेशन से पास होकर निकले हैं, उनको एक धक्का सा लगता है। और निश्चित रूप से एक कलेक्टर के पास हजारों करोड़ की पब्लिक मनी यूज़ करते हैं जो टैक्स पेयर्स मनी है, तो निश्चित रूप से उसको काफ़ी एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है, जनता के लिए इस्तेमाल करना है। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर शासन ने दी है तो हमारी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। और निश्चित रूप से कुछ लोगों का आचरण निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस मापदंड पे नहीं आता है जो यूपीएससी के हाई स्टैंडर्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है। और निश्चित रूप से ऐसे जो भी लोग कानून के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से न्यायपालिका द्वारा सजा देनी चाहिए। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि मेजॉरिटी ऑफ सिविल सर्वेंट जो हैं वो अपनी पूरी क्षमता से देश के लिए काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि इसको पटेल जी ने जो है पूर्व गृह मंत्री ने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि स्टील फ्रेम आने वाले समय में और मजबूती के साथ काम करेगा। जी सर, एक सवाल और है मन में कि जब कुछ लोक सेवकों को जेल भी जाना पड़ा और उनके विरुद्ध अपराध सिद्ध नहीं हुए, तो फिर ऐसी जो परिस्थितियां हैं ये क्यों बन जाती हैं? निश्चित रूप से काफ़ी सारे जो क्राइम हैं, कन्विक्शन रेट हर क्राइम में कम रहता है। काफ़ी बार आप न्यायालय से छूट जाते हैं, कभी आप बेकसूर घोषित होते हैं या कभी इतने एविडेंस नहीं होते कि आपको सजा दी जा सके। लेकिन हमें निश्चित रूप से काफ़ी इम्प्रूव करने का स्कोप है। जो भी लोग गंभीर कदाचार कर रहे हैं ऐसे लोगों को सेलेक्ट करने की ज़रूरत है, टाइमली ट्रायल करके पनिश करने की ज़रूरत है। लेकिन निश्चित रूप से जब तक कन्विक्शन नहीं होता, मीडिया ट्रायल भी सही नहीं है। इससे उस ऑफिसर के मोटिवेशन, उसके सेल्फ एस्टीम पे फर्क पड़ता है। और जो हजारों लाखों लोग, जो जनता है, उनके मन में एक सिविल सर्वेंट के विरुद्ध कहीं ना कहीं कुछ भावनाएं आती हैं जो कि सिस्टम के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से पहले हमें खुद को सेल्फ करेक्टिंग मेजर्स की आवश्यकता है और सोचने की आवश्यकता है कि साल बर साल सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ शिकायतें और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्यों बढ़ रहे हैं। और इसीलिए यूपीएससी ने एक एथिक्स का पेपर भी सिविल सर्विसेज 2013 एग्जाम से लाया था कि लोग मॉरल एथिक्स को समझें, लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स को समझें। और एथिक्स से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सम्मान, सिविल सर्विसेज में जितना सम्मान है वो भारत में किसी जॉब में शायद ही हो। और निश्चित रूप से उस सम्मान के हिसाब से हमें खड़े उतरने की आवश्यकता है। जी सर, सवाल एक और है कि कई बार ये आरोप भी लगता है कि लोक सेवकों पर बहुत राजनीतिक दबाव होता है और उन्हें दबाव में काम करना पड़ता है, इसमें कितनी सच्चाई है? निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी, जनता और पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिशियंस, ये तीनों ट्रायड के पार्ट हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमें संवाद ओपन रखना चाहिए, हमें अपनी बात इफेक्टिवली नेतागणों को बताना चाहिए। कभी भी किसी भी गंभीर अपराध के लिए किसी भी नेतागण का फ़ोन कभी नहीं आता। हमें देखना चाहिए कि हमारी कार्रवाई जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, इफ़ेक्टिव हो। जब हमारी कार्रवाई कहीं ना कहीं दूषित होती है तो दबाव फिर हर तरफ से आता है। यदि हम ट्रांसपेरेंटली, इफ़ेक्टिवली और टाइमली प्रॉम्प्ट एक्शन लें तो जनता और राजनेता दोनों हमारा साथ निभाते हैं। जी सर, आपका एक बहुत कारगर कदम है जिसमें आप काउंसलिंग कर रहे हैं अपराधियों का। आपको नहीं लगता कि देश भर में ये अपराधियों के काउंसलिंग का दौर जो है शुरू कर दिया जाए तो अपराध पर नियंत्रण पाया जा सकता है? निश्चित रूप से काउंसलिंग एक बहुत बड़ा स्किल है। हम क्रिमिनल्स ने क्यों क्राइम किया, कैसे कम किया जा सकता है। क्रिमिनोलॉजी काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। लेकिन एकेडमिक्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। हमें जेल्स के अंदर एजुकेशन की आवश्यकता है कि जो क्रिमिनल्स कुछ ऐसे स्किल्स सीख के निकलें कि बाहर निकल के वो अपना काम कर पाएँ। और निश्चित रूप से ये एक इनोवेटिव तरीका है जो दुर्ग पुलिस ने हमने भी स्टार्ट किया है। और निश्चित रूप से इसके आने वाले समय में इसके रेप्लिकेशन दूसरे जिलों में जरूर होने की उम्मीद है। जी, आपके अंदर एक डॉक्टर भी है, इसलिए आप जब नक्सली क्षेत्र में भी रहे तो आपने वहां पर भी लोगों का इलाज किया। एक वीडियो ऐसा भी वायरल हुआ जहां पर आप नक्सलियों से दुखी नजर आए और एक 2013 की बात थी और 2017 में फिर नक्सली आपसे दुखी हो गए और वो रोते हुए नजर आए। तो ये पूरा परिवर्तन कैसा रहा? मुझे याद है कि 2018 30 अक्टूबर की बात है कि विधानसभा चुनाव
11 नवंबर को फर्स्ट फेज था। उसके पहले दूरदर्शन की एक टीम नीलावाया गांव अरनपुर थाने में जा रही थी, जहां पहली बार चुनाव होना था। मैं भी साथ में था। अचानक एक सीनियर ऑफिसर दंतेवाड़ा आए और मैं वापस हुआ और 5 मिनट बाद ही फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें कि एक दूरदर्शन का कैमरामैन और एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ। जैसे ही मुझे फ़ोन आया, मैं अपनी पार्टी लेके पहुंचा, तब तक 2 लोग शहीद हो गए थे, 2 लोग घायल हुए, उनको हमने हॉस्पिटल पहुंचाया। अगर 200 माओवादियों को हमने आधे घंटे जो है फायर करके उनको वापस धकेला। अपने सामने किसी को खोना, जिसको आपने खुद डायरेक्ट किया था जाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा दर्ददायी होता है। लेकिन ये आदमी समझता है कि जब आमने सामने की लड़ाई हो तो कभी आपको विजय मिलती है, कभी पराजय मिलती है। उसके बाद अगले 4-5 साल तक हम लोगों ने लगातार वहाँ पे लोन वराटू अभियान लॉन्च किया, जिसमें 500 माओवादी जो है वो मुख्य धारा में लौटे। 100 से ज़्यादा माओवादियों को नक्सल अभियान में ढेर किया गया। जो लोग बातों से समझे उनको मुख्य धारा में लाया गया और जो कुख्यात माओवादी थे उनको एनकाउंटर में ढेर किया गया। तो कहीं ना कहीं जरूरी है कि जो छोटे माओवादी हैं उनको सरकार की नीतियों से प्रभावित करके मुख्य धारा में वापस लाया जाए, और जो ड्रेडेड माओविस्ट है जो पुलिस के ऊपर और जनता के ऊपर आक्रमण करते हैं, उनको आक्रमण का जवाब आक्रमण से दिया जाए। तो निश्चित रूप से यहाँ भी मेरे मेडिकल स्किल्स हमेशा काम आए। मेडिकल से रिलेटेड, जैसे मेडिकल में भी कोई उंगली आपका कैंसर हो जाता है तो काटना पड़ता है, दर्द होता है लेकिन काटना पड़ता है, वैसे ही है हमारे देश के अपने लोग हैं जो कहीं ना कहीं माओवादी विचारधारा से प्रभावित होकर वहाँ चले गए। जो समझ पाए तो उनको वापस लाना है, जो नहीं समझ पाए उनको कार्रवाई करनी है। जी, अब हम चाहेंगे टीवी 24 के दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है लोक सेवा दिवस पर? मेरा जनता से यही आह्वान है कि एडिक्शन से दूर रहें। वो एडिक्शन नशा का हो, वो एडिक्शन ऑनलाइन गेम्स का हो, वो एडिक्शन लैपटॉप मोबाइल का हो। बाहर निकलें, दुनिया को देखें, फर्स्ट वॉकिंग करें, रनिंग करें, एनवायरनमेंट के साथ रहें, मेंटली फिट रहें, फिजिकली फिट रहें, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करें, हर वो काम करें जिससे कि देश आगे बढ़ पाए। डेली आधा 1 घंटा समाज के लिए दें। आसपास कुछ भी गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अपने देश को अपने देश के लिए काम करें, एनवायरनमेंट के लिए काम करें, और हर व्यक्ति देश निर्माण में जितना हो सकता है मन लगा के काम करें। जी, हमें इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज लोक सेवा दिवस पर हमसे चर्चा करने के लिए शुक्रिया। दर्शकों, हम आशा करते हैं कि जो कुछ भी बातें आज हमारे मेहमान ने आपसे साझा की है, जो डेडिकेशन उन्होंने इस लोक सेवा के क्षेत्र में दिखाया है, कुछ ऐसा ही कर दिखाएंगे आप अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने घर के लिए। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।